हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। भैया आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। और इसमें हम 50 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या दिया है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। मतलब यह किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यह किसने कहा था? कालिदास ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी डॉट 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 कहानी की केंद्रीय पात्र है। केंद्रीय पात्र या मुख्य पात्र? आपको अगर पूछा जाए केंद्रीय पात्र या मुख्य पात्र तो दोनों एक ही बात होता है। तो बताइए लक्ष्मी जो थी यह किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? ऑप्शन है फर्स्ट ढाहते विश्वास, दूसरा है धरती कब तक घूमेगी, तीसरा है माँ और चौथा है नगर। ये आपका हिंदी पार्ट 2 जो है बोर्निका उनका क्वेश्चन है और ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है। बताइए सेकेंड चैप्टर क्या है? ढाहते विश्वास। तो लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढाहते विश्वास कहानी की। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण है। क्या है क्वेश्चन? गुणवाचक विशेषण है। तो चलिए गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? जिससे हमें गुण की पता चले, किसी भी व्यक्ति का गुण की पता चले। चलिए ऑप्शन है 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तो विशेषण में आपको ये 4 क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। 3 किलो तो ये क्या है? परिमाणवाचक हो गया। अधिक क्या हो जाएगा? और अच्छा क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा हो जाएगा आपको सर्वनामिक विशेषण, सॉरी अच्छा हो जाएगा आपको गुणवाचक विशेषण। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमसे गुणवाचक विशेषण पूछा गया था और गुणवाचक विशेषण कौन सा है इसमें? तो डी नंबर, अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। क्या है क्वेश्चन? स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ये नहीं पूछा गया स्वर संधि का उदाहरण है, ये नहीं, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए करेक्ट आंसर आप सभी कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन उदाहरण है कौन नहीं है? तो चलिए ऑप्शन फर्स्ट है गिरीश, महेंद्र, एक एक, बागपति। तो बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बागपति। बागपति जो है ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन है सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। क्या क्वेश्चन है? सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो बताइए यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की, निराला की, महादेवी की और अज्ञेय की। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ए नंबर, दिनकर जी की पंक्ति है। किसका? दिनकर जी की। सेकंड क्वेश्चन है 6 नंबर, बिरजू महाराज का जन्म ईस्वी में हुआ था। तो बताइए बिरजू महाराज का जन्म जो है ये कब हुआ था? कौन सी ईस्वी में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 और 1938। तो बताइए बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? तो डी, 1938 में हुआ था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशुद्ध शब्द है। चलिए 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शुद्ध हैं
और एक शब्द जो है ये अशुद्ध है। तो बताइए इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। अशुद्ध शब्द है ऑप्शन फर्स्ट है कर्तव्य, बी है श्रृंगार और सी है रोशनी, डी है दुरात्मा। यहाँ श्रृंगार में जो होता है ना, यहाँ पे श्री लगता है रीकार, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये श्रृंगार का आपका गलत है और बाकी सब जो है ये सही है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने डॉट 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 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो बताइए मैक्स मूलर जो थे वो कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष। तो बताइए 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 18 वर्ष की अवस्था में, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, एफिल टावर, आविन्यो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आविन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 10वां क्वेश्चन, और देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है। मतलब ये जो जीत जीत में निरखत हूँ ये क्या है? साक्षात्कार है या निबंध है या कहानी है या काव्य है? तो बताइए जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है? तो ये साक्षात्कार है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। क्या है क्वेश्चन? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो बताइए सी नंबर का इसका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा गया आपसे? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग जो होता है ये कब लगता है? तो ये पहले लगता है, और प्रत्यय कब लगता है? तो ये बाद में लगता है। तो अधर्म, तो अ और धर्म, तो ये इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा बताइए? अ, अध, अधः, अर्म। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधर्म। तो इसका ए नंबर ओ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? क्या है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? प्रत्यय लास्ट में लगता है किसी भी शब्द के, और उपसर्ग जो होती है पहले लगते हैं। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? दुर्घई, आई, खाई और आई। तो बताइए लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा लिख जोड़ आई, तो लिखाई, इसका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है अति सूधो, अति सूधो स्नेह को मार्ग, अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए अति सूधो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की, प्रेमधन की, रसखान की, धनानंद की। तो बताइए 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर धनानंद, धनानंद की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट 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 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट 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 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 1914 में, सेकेंड है 1915, थर्ड है 1916 और फोर्थ है 1917। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन हिंदी के आदि कवि हैं। क्या है क्वेश्चन? हिंदी के आदि कवि हैं। तो बताइए हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद वरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। तो बताइए 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंद वरदाई ये जो है हिंदी के आदि कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, और ये वर्णिका का क्वेश्चन है कि सावर दैया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सावर दैया के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया था? कि धरती कब तक घूमेगी। कौन सा कहानी?
धरती कब तक घूमेगी। तो यह किस भाषा की कहानी थी? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। तो सावरदैया जो हैं ये राजस्थानी भाषा के कवि हैं। डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट 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 भूमिका है। बताइए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डॉट 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 भूमिका है। तो क्या भूमिका है? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी वर्णिका से ही क्वेश्चन लिया गया है, और ये फर्स्ट वर्णिका का जो दही वाली मगम्मा है उनसे क्वेश्चन लिया गया, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर का। रंगप्पा था, तो बताइए रंगप्पा कौन था? ए नंबर ऑप्शन है जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। तो बताइए रंगप्पा कौन था? ये जो रंगप्पा था ये एक जुआरी था, शौकीन मिजाज और जुआरी। 19 नंबर का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है। यहाँ आपको वाक्य शुद्ध पहचानने के लिए बोला गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फर्स्ट है आज की ताजी खबर। आज की ताजी खबर, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। रोटी ताजी है, रोटी ताजी है, तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। दाल अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सी नंबर। और डी नंबर दिया हवा बहता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, दाल अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। क्या है? लेखक के घर में मछली कौन खाता था। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन, कौन खाता था लेखक के घर में मछली? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पिता। लेखक के पिता खाते थे लेखक के घर में मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। लेखक के रिश्तेदार जो थे ये बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? बहादुर कौन था? नौकर था उनके यहाँ। उस पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। तो क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का। ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है 23 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। बताइए मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर आप लोग सभी को बताना है। ऑप्शन है नलिन विरोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेन डंकवाल और रेनर मारिया रिलके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्या बोला? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ आपको अच्छा से यहाँ है नहीं पूछा गया, अगर है पूछता तो राजपुत्र हो सकता था। आपको पहले ही पता है कि अगर जिसके बीच में तत्पुरुष हम कैसे पहचान सकते हैं, जिसके बीच में का हो, के लिए हो लगा तो वो तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र, राजभवन राजा का भवन, चिड़ी मार चिड़िया को मारने वाला, रसोई घर रसोई के लिए घर, ये सब क्या हो गया? तत्पुरुष। पवन पुत्र पवन का पुत्र, ये भी तत्पुरुष। वनवास, तो वन का वास क्या हो जाएगा? तत्पुरुष तीनों। लेकिन ये चौराहा जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये द्विगु, क्योंकि इनके आगे में संख्या लगा है, चौराहा 4। तो अगर किसी के आगे में संख्या लगा हो तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु। और किसी के का दोनों पद, जैसे माता पिता और भाई बहन, लाभ हानि, ये क्या हो जाएगा? द्वंद। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 24 का डी नंबर। निम्न में से कौन सा उदाहरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में डॉट 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 पद प्रधान होता है। तो बताइए अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए करेक्ट आंसर बताना है। अव्ययी भाव समास में डॉट 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 पद प्रधान होता है, तो कौन सा? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, सभी पद। तो बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पूर्व पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो बताइए बेरोजगारी का मुख्य कारण कौन सा है भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, तो ये है अशिक्षा की, जाति प्रथा है। बताइए
बेरोजगारी मुख्य कारण जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा भ्रष्टाचार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 26 का? तो बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। देखिए जाति प्रथा क्या होता है कि जाति के आधार पर श्रम को बांटा जाता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये बेरोजगारी के कारण नहीं हो सकते हैं क्योंकि श्रम के आधार पर बांटा गया है। इसमें हो सकता है काम हो सकते हैं, लेकिन दहेज प्रथा ये तो गलत है, भ्रष्टाचार ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर अशिक्षा भी हो सकता है और जाति प्रथा भी, लेकिन इसमें आपको अशिक्षा में लगाना है। करेक्ट आंसर अशिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है फर्स्ट अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा और अभिलाषा। ये भी गलत हो जाएगा अभिलाषा। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ये भी अभिलाषा गलत है, ये भी गलत है, तो अभिलाषा ये ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, धनानंद कवि है, कौन सा? धनानंद कवि है। धनानंद कौन से कवि थे? रीतिमुक्त कवि है, रीतिबद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि है, छायावादी कवि है। तो बताइए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीति मुक्त कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल है, ये भी आपको वर्णिका से ही क्वेश्चन है। जन्म से कौन पागल है? लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी को ढाते विश्वास की मुख्य पात्र है। पपाती, तो पपाती भी पागल नहीं थी जन्म से, ये भी गलत हो जाएगा। सीता, सीता धरती कब तक घूमेगी में माँ का रोल में थी, ये भी गलत हो जाएगा। मंगू, कौन पागल थी जन्म से? तो मंगू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगू जन्म से पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? बताइए मछली कहानी के लेखक कौन है? इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लगाना है। होमवर्क है आप लोगों के लिए कि मछली कहानी का लेखक कौन है। जहाँ जहाँ हमको याद आते जाएगा कुछ ना कुछ आपको होमवर्क में मिलेगा, और आप सभी जो है होमवर्क दिए हुए क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप सभी के कमेंट को देखते हैं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, मछली लेखक के घर में कौन खाते थे, और मछली खाने से लेखक को किसने मना किया? तो खाते कौन थे? पिताजी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तो बताइए तो कौन मना किया था? पिताजी ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? तो माँ ने, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। 9.5 साल के, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के? कितने साल के थे? 31 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.5 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? बताइए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को, राजा राममोहन राय को? तो बताइए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा से लिया गया है। क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? बताइए दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? मुख्य पात्र पूछेगा तो कौन थी मगम्मा, और इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है श्रीनिवास, सेकंड है सावरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। 33 का करेक्ट आंसर श्रीनिवास, और इसका बी नंबर है सावरदैया। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि सावरदैया के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया था। होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण है। बताइए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? भाग्य, देवी, आच्छादन, बसु, बधूत्सव, पुनर्जन्म? तो बताइए स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सी नंबर बधूत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, ललित निबंध है। ललित निबंध है मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ललित निबंध है? मछली, मछली कहानी है, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत? तो बताइए कौन सा इनमें से ललित निबंध है? इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो बी नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। मतलब ये जो नौबत खाने में इबादत पाठ है इसके मुख्य पात्र कौन है? करेक्ट आंसर बताइए। बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का बी बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सर्वनाम का भेद है। तो आप सभी को बताना है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन सा सर्वनाम का भेद है? संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो बताइए इनमें से कौन सा संविधान सर्वनाम का भेद है? तो संबंधवाचक है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये जो है संज्ञा का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बेटे की माँ है। बताइए 38, ये भी वर्णिका का ही क्वेश्चन है। 3 बेटे की माँ है, तो कौन है 3 बेटे की माँ इनमें से? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। ऑप्शन है मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पपाती। तो 3 बेटे की माँ कौन है इनमें से? तो सीता। धरती कब तक घूमेगी सापर देगा द्वारा लिखित राजस्थानी कहानी है जिसकी मुख्य पात्र सीता है। ये 3 बेटों की माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। बताइए सर्वनाम कौन सा है इनमें से? इसका 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी और डी। तो बताइए सर्वनाम कौन सा है 39 का? तो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। इतने सर्वनाम होते हैं। यहाँ ऑप्शन पूरा नहीं है, इसके अभाव में इसका आंसर लगाना ठीक नहीं है। तो आपको हमने सर्वनाम का 6 भेद का नाम बताया जिसको आप सभी को याद कर लेना है। फिर से बता देते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इनमें से कौन सा पाठ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, द्वंद्व समास है। जस्ट अभी हम इससे 4-5 क्वेश्चन पहले में हम आपको द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए सिखाए थे। तो बताइए द्वंद्व समास कौन सा है? दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन। तो बताइए प्रतिदिन जो है ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। दशानन के आगे में 10 संख्या आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? द्विगु। और दिन रात द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको जस्ट हम बताए थे, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का सी नंबर करेक्ट आंसर। 42 में चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बताइए द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब होता है बहने वाला, लिक्विड। लिक्विड मतलब जो बह सकता है, जिसमें बहने की गुण हो, फ्लो करता हो, तो वह क्या हो जाएगा? द्रव। जैसे दूध, घी, पानी, ये क्या हो जाएगा? द्रव। यहाँ क्वेश्चन है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तो ये समूहवाचक का उदाहरण है। तेल, तो ये द्रववाचक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। शहर, ये भी नहीं होगा। कक्षा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट क्या होगा? तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहपाद की कृति है। क्या है? सरहपाद की कृति है। बताइए दोहा कोश, पृथ्वीराज, रासो, मृक्ष कटिकम, मेघदूतम। बताइए 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा कोश। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा कोश। किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाबा साहेब, क्या है क्वेश्चन 44 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए करेक्ट आंसर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 44 का करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। तो आपको बता दें कि ये किसके लेखक है? श्रम, विभाजन और जाति प्रथा, जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका जन्म जो था ये कहाँ हुआ था? बताइए बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो बी नंबर मध्य प्रदेश। आपको हम बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश, तो यहाँ मध्य प्रदेश लिखा है तो मध्य प्रदेश ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 45 नंबर, कविता नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कविता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से आपको एक कविता है, बाकी 3 कविता नहीं है। बताइए इनमें से कौन कविता नहीं है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 45 का? ऑप्शन फर्स्ट है एक वृक्ष की हत्या।
लौटकर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। तो बताइए कौन सा कविता नहीं है? तो एक वृक्ष हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद कविता है, नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म ... जिले में हुआ। बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो है इसे राष्ट्र कवि माना जाता है और इसका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? बताइए बिहार के रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लगाना है कि फणीश्वर नाथ रेणु क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बताइए 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर बेगूसराय। कहाँ के हैं? बेगूसराय के रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तभी हम जस्ट आपको सर्वनाम का 6 भेद और विशेषण का 4 भेद बताए हैं। तो बताइए इनमें से कौन विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन विशेषण का भेद नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रविशेषण, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तार सप्तक का संपादन किया। बताइए तार सप्तक का संपादन किसने किया है? क्वेश्चन पूछा गया है तार सप्तक का संपादन किसने किया। करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को, तार सप्तक का संपादन किसने किया। ऑप्शन फर्स्ट है जय शंकर प्रसाद ने, बी नंबर है महादेवी वर्मा ने और सी नंबर है राम इकबाल सिंह राकेश ने और डी नंबर है अज्ञे ने। तो बताइए 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तार सप्तक का संपादन किया। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे ने। तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 और क्वेश्चन बचा है इसमें से, देखते हैं। हमको लगता है यहीं तक 48 ही क्वेश्चन था इस सेशन में, 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो आज हम आप सभी को पूरा 48 क्वेश्चन करवाए। अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे आप सभी के लिए लेकर के मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है। और आप सभी प्रत्येक सेशन को देखिए और ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो अभी आपको 50 क्वेश्चन बताया जाएगा प्रत्येक सेशन में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।